हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रमन सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर क्लास 10 मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स में इम्पोर्टेंट पार्ट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पासिंग मार्क्स देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। उसके 2 चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर बात करने वाले हैं 2 और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और उसकी वेटेज है 11 मार्क्स। बहुत ही ईजी चैप्टर है और वेटेज भी 11 मार्क्स। कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट भी हो और इजी भी हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर जो चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं वो मुश्किल होते हैं, और जो इजी होते हैं उनकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये दोनों चैप्टर्स इजी भी हैं और वेटेज भी दोनों की मिला के 11 मार्क्स है। आप समझ सकते हो कि कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। तो इन दोनों में से भी सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स की। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने देखा है जो उसके क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो जाती है, जैसे कि लीप ईयर वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया, नंबर ऑफ डेज वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर और थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन। तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी करके जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है उसमें कि वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, वो थोड़ा सा भी ध्यान से करें तो वो किया जा सकता है। उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें मेनली 3 आपके फॉर्मूले हैं, मीन, मीडियन एंड मोड के। ओनली 3। ये तो आपको करने ही करने हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। मीन फाइंड करने के कई सारे मेथड्स हैं। अब वैसे मेथड से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयरली आता है। वैसे तो आपको सारे ही मेथड्स करने हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मीन पूछेगा तो यही बोलेगा फाइंड मीन, ऐसे नहीं बोलेगा एज्यूम्ड मीन से निकालो या इस वाले मेथड से निकालो। फिर भी एक बार आपको मेथड्स देख लेने हैं सारे। तो मीन करना है आपको, मीडियन करना है और मोड। इसके अलावा इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक की अगर बात करें, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन अगर आप देखें, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। ऐसी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करवाता है, x1 और x2 करके। तो ये क्वेश्चन आपका मीन में भी बनता है और मीडियन में भी बनता है। तो कुल मिला के आपके इसमें 5 टाइप्स हो गए। डायरेक्टली मीन कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला। मीडियन कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला। मोड कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला। और बाकी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले 2 क्वेश्चंस। कई बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं भी आती है, लेकिन अगर आप लिमिटेड सिलेबस करके जा रहे हो, 2 चैप्टर्स करके जा रहे हो, तो ये ऐसी चीज़ है कि आपने इसको सारा ही कवर करना है। इसमें आपको कुछ भी लीव नहीं करना है। और यहाँ से अगर इन 2 चैप्टर से बाहर से भी क्वेश्चन आ जाता है, खासतौर पे अगर इसकी बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें वैरायटी है नहीं, सिर्फ डाटा ही चेंज होगा, आपका नंबर चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मैंगोज की जगह नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। तो ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मीडियन और मोड का क्वेश्चन अच्छे से देखना है। इसमें मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं और मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है। कोई फॉर्मूला इसमें है नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। लेकिन उसके अलावा कुछ सैम्पल स्पेस भी हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने होते हैं। जब कॉइन टॉस करते हैं उसका जो सैम्पल स्पेस बनता है 2 कॉइन्स का, 3 कॉइन्स का, वो आपको इसमें ध्यान रखना होता है। पेयर ऑफ डाइस जब आप थ्रो करते हैं तो उसमें जो 36 केसेस बनते हैं वो आपको बनाने आने चाहिए। एक टाइप इसमें कार्ड्स वाला है कि कार्ड आपको सारे पता होने चाहिए कि कितने रेड कार्ड्स हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स हैं, और हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, इसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसमें। देन बॉल वाला क्वेश्चन आ जाता है, वो आप आसानी से कर लोगे।
नोट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं, या नोट की दी हुई होने वाली प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज है वो कैसे निकलती है। देन कुछ टर्म्स आ जाती हैं इसमें कि डबलेट क्या होता है, इस तरह से। एंड रिप्लेस वाला क्वेश्चन भी आता है कि कोई चीज़ डिफेक्ट, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेन है उसमें से इतने डिफेक्टिव है। कई बार इसमें ऐसा होता है कि आपने कुछ पेन निकाल के रख दिए, उसको आपने रिप्लेस नहीं करना है, बचे हुए पेन्स में से कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे कार्ड्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। बाकी क्वेश्चन लीप ईयर वाला भी आता है कि लीप ईयर में संडेज या मंडेज की प्रोबेबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो इसके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी वैरायटी नहीं है इसकी क्वेश्चंस की। तो प्रोबेबिलिटी कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप इसको दूसरी बुक से भी इसका क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आपका सारे टाइप्स कवर नहीं होते हैं एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी उठा सकते हैं इस चैप्टर से। तो प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन आप दूसरी बुक से उठा सकते हैं डिजिट चेंज करके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको। प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थी बात स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। आगे बात करेंगे मोर चैप्टर्स की भी। कीप स्टडिंग, कीप टेकिंग रेस्ट। कॉन्टिन्यूसली काफ़ी टाइम तक आपको नहीं